स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको नाम से समझ आ रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना बाय मींस ऑफ चेन, चेन के थ्रू। अब जो ईटीसी साइकिल है ये होती कहां पर है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और ईटीसी साइकिल को चलाने के लिए, इसको चलाने का मेन पर्पस क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम क्यों करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज टेक प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके, एंड इट इज रिसाइकल द रिड्यूस कोएंजाइम फॉर द कंटिन्यूस रनिंग ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ये इसका फर्स्ट पर्पस हो गया। सेकेंड वन इज इट कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यस, फर्स्ट पर्पस क्या हो गया इसका? जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है उनको क्या करना? रिसाइकल करना, ताकि जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस चलती है उसमें वो एंजाइम फिर से यूज आ जाए। ओके, और सेकंड पर्पस क्या है इसका? लार्ज अमाउंट में एनर्जी को जनरेट करना। अब ये पर्पस पूरे कैसे होंगे देखिए, आप थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए और ग्लाइकोलाइसिस को याद कीजिए। ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा था, इसमें हमें कितना एटीपी मिल रहा था? 2 एटीपी। क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल में आपको प्योर एटीपी कितना मिल रहा था? 2 एटीपी। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे क्रेब्स साइकिल चलता है तो हमें सिर्फ 1 एटीपी मिलता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला था? पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल। अगर एक पाइरुवेट एक क्रेब्स साइकिल को चलाता है, ओके, एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो 2 कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे, इसलिए हमारे पास एटीपी भी कितनी मिलेगी? 2 एटीपी मिलेगी। टोटल कितना हुआ ये? 4 एटीपी। लेकिन ये जो पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ओके, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी साइकिल, ये तीनों प्रोसेस किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो एंड ऑफ रेस्पिरेशन हमें टोटल कितने? 38 आइडल एटीपी का प्रॉफिट होता है। ये 4 ये एटीपी। हाउ? देखो, जो रिड्यूस कोएंजाइम बनते हैं ना, रिड्यूस कोएंजाइम कौन से हैं? वो है NADH, FADH या NADH2 FADH2। ये रिड्यूस कोएंजाइम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद एटीपी को जनरेट करते हैं। व्हेन वी ऑक्सीडाइज रिड्यूस कोएंजाइम, इट कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो कैसे होगी? देखो, आप याद करो, देखो मैं आपको छोटा एक ओवरव्यू बताती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ओके, ये हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। अब फ्लैशबैक में जाओ, क्रेब्स साइकिल कहां चलाया था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, यहां चला क्रेब्स साइकिल। एंड व्हाट वी गेट एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल? क्या मिला था हमें क्रेब्स साइकिल के एंड में? हमें मिला था NADH एंड FADH, NADH2 FADH2। अब ये NADH2 FADH2 कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के सीक्वेंस प्रेजेंट है। अगर सिंगल प्रोटीन होती तो हम क्या बोलते? एक प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं बताती हूं मैं आपको। उन कॉम्प्लेक्स में ये NADH2 FADH2 रन करेंगे, और रन करने के बाद क्या करेंगे? इसे हम बोलेंगे ईटीसी साइकिल। इतना आया समझ में आपको? कुछ नहीं है, इजी है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे पहले हमने क्या चलाया था? ग्लाइकोलाइसिस चलाया था। ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या मिला? पाइरुविक एसिड। वो पाइरुविक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल में गया, वहां पे उसने क्या चलाया? क्रेब्स साइकिल। ओके, क्रेब्स साइकिल जो चली वो कहां चली? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलने के बाद हमें क्या मिले, सम रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्या करेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी साइकिल चलाएंगे। आफ्टर ईटीसी साइकिल वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतना आया आपको समझ। अब मैं आपको इसका ओवरव्यू बताती हूँ कि ये सारी प्रोसेस एक्चुअल में हो कैसे रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमारे पास रिड्यूस कोएंजाइम है, NADH और FADH। व्हेन वी ऑक्सीडाइज रिड्यूस कोएंजाइम इट कैन गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को जनरेट करेंगे। इतना आया आपको समझ। इसके बाद ओके देखिए इसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग क्रेब साइकिल वन NADH give you 3 ATP and one FADH give you 2 ATP। बट ये ATP को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और ये ऑक्सीडाइज कब होंगे, जब O2 की प्रेजेंस होगी, यानी O2 प्रेजेंट होगी। और इसको करवाने के लिए हमें चलानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके देखिए NADH ने कितने ATP दिए, 3 ATP। FADH ने कितने ATP दिए, 2 ATP। और ये ATP बनाने के लिए हमें चलानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके अब देखिए ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बनाई हमने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। अब यू ऑल आर नोन वेरी वेल कि जो मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो मैं इसे ऐसे बना सकती हूं, ठीक है, ये पूरी एक लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन हो गई हमारे पास। अब हम इसे नाम दे देते हैं, ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ओके ये कौन सी हो गई, इनर मेम्ब्रेन। नोट करते जाना आप लोग। इसके बाद ये वाला जो स्पेस बचा है इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और आपको पता है नीचे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर अपन इसका ओवरव्यू देख रहे हैं, देखा था हमने, उसमें मैंने आपको समझाया था ये हमारा मैट्रिक्स वाला पार्ट। ओके अब मैंने आपको बताया कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इस पे क्या प्रेजेंट है, सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। तो हम उसे ऐसे बना सकते हैं, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ओके, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड ये हो गया हमारे पास फोर्थ कॉम्प्लेक्स। इतना आया समझ कि ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है। देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, ये पूरी एक ही मेम्ब्रेन है। ओके कंफ्यूज मत होना। अब इसे हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकंड एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स 4। इसे ऐसे ही नाम देना पड़ेगा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थोड़ा सा नीचे सेटअप होता है इसका मेम्ब्रेन में। अब बात आती है रिड्यूस्ड कोएंजाइम की, क्योंकि शुरू कहां से करना है हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिड्यूस्ड कोएंजाइम से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रिड्यूस्ड कोएंजाइम था, NADH। ये है NADH। अब ये NADH चेन को कैसे शुरू करेगा, तो देखो NADH क्या करेगा, अपने H+ और इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। त्यागने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में या NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके क्योंकि इसने H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों को त्याग दिया है। अब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले किसको देगा, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा FMN को। इलेक्ट्रॉन देने के बाद FMN किसको ट्रांसफर करेगा, FMN ट्रांसफर करेगा आयरन सल्फर क्लस्टर FeS को। ओके आया समझ। NADH2 दिस इज रिड्यूस्ड कोएंजाइम। NADH gives you our electron and hydrogen
FMN ने किसको दिया है? FES को। अब FES किसको देगा? एक नॉन प्रोटीन एंजाइमेटिक पार्ट यूबिक्विनोन। ओके, यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यूबिक्विनोन को चाहिए हाइड्रोजन, बिकॉज यूबिक्विनोन ने बोला कि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए। तो हमने क्या किया? यूबिक्विनोन को हाइड्रोजन भी दे दिए। यूबिक्विनोन को हाइड्रोजन देके UQH2 हो गया। अब यूबिक्विनोन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर करेगा? इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा? साइटोक्रोम बी को, या B1 बोल सकते हैं। साइटोक्रोम बी अपने इलेक्ट्रॉन पास करेगा आयरन सल्फर क्लस्टर को। आयरन सल्फर क्लस्टर अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा साइटोक्रोम सी को। इतना आया आपको समझ? देखिए फिर से, ये याद करने का इजी तरीका मैं बताती हूँ। B1 ने फंसाया C1 को, ठीक है, इतना सा तो समझ आ सकता है। B के बाद क्या आता है? C आता है। B ने फंसाया C को, कहां पर? सेकेंड कॉम्प्लेक्स में। तो B ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली किसके पास पहुंचा दिए? C1 के पास। किसके थ्रू? आयरन सल्फर क्लस्टर के थ्रू। अब क्या होगा? ये जो साइटोक्रोम C है, इसके बाद बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड कहां से चालू होता है? सेकंड रिड्यूस कोएंजाइम FADH2। FADH2 क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स त्याग देगा, हाइड्रोजन्स त्याग देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FAD। अब ये किसे देगा? ये यहां पे देगा आयरन सल्फर क्लस्टर को। ओके, आयरन सल्फर क्लस्टर से ये किसे देगा? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन फिर से यहां बोलते हैं कि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी चाहिए। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी ले लेगा। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स किसे दे देगा? साइटोक्रोम B1 को। ओके, अब आप देखिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने भी अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B1 को दे दिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड ने भी अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B1 को दे दिए, और साइटोक्रोम B1 ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन C1 को दे दिए। अब यहाँ पे बीच में कौन बैठा है? साइटोक्रोम C। अब ये साइटोक्रोम C क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पास करेगा आगे वाले कॉम्प्लेक्स में। ये पास करके देगा साइटोक्रोम A को। साइटोक्रोम A अपने इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम A3 को, ठीक है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? जो यहां पे ऑलरेडी बॉस बैठे हैं, ऑक्सीजन O2 के पास। जैसे ही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन O2 के पास गए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल में, H2O में। ओके, अब ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू। अब आप इसको देखिए मेन पर्पस क्या है इस साइकिल को चलाना? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलना। इस कॉम्प्लेक्स से इसमें इलेक्ट्रॉन गए, इससे अगले वाले में इलेक्ट्रॉन गए। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे ना, तो ये क्या करेंगे? अपनी कुछ एनर्जी को लूज करेंगे, और वो जो लूज एनर्जी होगी वो किस काम में आएगी? जो इधर H+ मॉलिक्यूल है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजने के लिए, ठीक है। सेम यहां भी H+ और सेम यहां भी H+। ओके, तो ये सब करना तो ड्रामा है। मेन काम क्या है? हाइड्रोजन्स को उस पार पहुंचाना है। किधर से? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाया। कैसे गया ये? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है। इलेक्ट्रॉन आगे गया, इसने अपनी एनर्जी को लूज की, और उस लूज एनर्जी को हमने यूज किया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाने के लिए, ठीक है। इतना आया समझ आपको? अब क्या होगा? यहां पर बहुत सारे H+ इकट्ठे हो गए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यानी अगर हमारे पास कोई भी दो है, दो मतलब दो पार्टीशन है, एक यहां पे एक यहां पे, तो इधर का ग्रेडियंट समझते हैं ना आप? प्रणवता वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर इधर का ग्रेडियंट ज्यादा इधर का ग्रेडियंट कम है तो मजा नहीं आएगा, मतलब जो प्रोसेस हो रही है ये सही से हो नहीं पाएगी। तो हम क्या करेंगे? इन H+ आयन को, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, अब इन H+ आयन्स को क्या करना है? फिर से इधर आना है, ठीक है। बहुत एनर्जी हो गई है इनके पास, तो फिर से इधर लाने के लिए
हम इन्हें क्या देंगे, एक सोर्स देंगे, उस सोर्स के थ्रू ये H प्लस आयंस क्या करेंगे, इधर आएंगे। वो सोर्स क्या होगा, वो सोर्स होगा एक F0F1 पार्टिकल। ऐसे बना सकते हो आप इसको, ये जो हटाया है मैंने, मैं इसको इधर ड्रॉ कर देती हूँ। O2 H प्लस और E मिले, मतलब 2H प्लस 2E दैट इज H2O। अब यहाँ पे मैंने बनाया है F0F1 पंप, दिस इज F0 एंड दिस इज F1 पंप। अब इस F1 पंप के पास क्या है, एक एंजाइम है। वो एंजाइम कौन सा है, ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। अब ये जो H प्लस एंजाइम है, इनको एक रास्ता मिल गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के लिए। जब ये H प्लस इस सोर्स के थ्रू अंदर से बाहर आएंगे तो इनके पास क्या होगी, बहुत अमाउंट में एनर्जी होगी, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी होगी, एंड वी विल यूज दिस एनर्जी टू कन्वर्टेड ADP फ्रॉम ATP। ओके, कैसे, ये H प्लस आए, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ADP है यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। उस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ऐड करके ओके हम क्या बनाएंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आ तो हाइड्रोजन्स रहे हैं और फॉस्फोराइलेशन कैसे करवाएंगे, यानी फॉस्फेट ग्रुप को कैसे ऐड करवाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए इस जो ये प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कि इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, यानी कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है यहाँ पे तो क्या होगा, इस H प्लस के आने से इस ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। ओके, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे ही ऐड हुआ हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ATP मिल जाएगी। और हमें चाहिए भी क्या था, ATP चाहिए थी ना। ओके, आया आपको ये पूरा समझ। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स है 4। ओके, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को हम इजीली बोल सकते हैं NADH कॉम्प्लेक्स। जो ये सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसको FAD कॉम्प्लेक्स ना बोल के हम यहां पे बोलते हैं सक्सीनेट। अब हमने यहां पे सक्सीनेट क्यों बोला, फिर से फ्लैशबैक में चलिए। ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, ठीक है, क्रेब साइकिल में हम जब सक्सीनेट या सक्सीनाइल कोएंजाइम से फ्यूमरेट बनाते हैं तब क्या जनरेट होता है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। कौन से रिड्यूस्ड कोएंजाइम जनरेट होते हैं, FADH। ओके, और उन्हीं FADH का यूज हम कहां पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए। इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम देते हैं, सक्सीनेट नाम देते हैं इस कॉम्प्लेक्स को हम। ओके, अब एक चीज और देखिए, जो यहाँ पे मैंने आपको यूबिक्विनोन बताया था, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है प्रोटीन के, ये सब क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, अपनी जगह से हिल नहीं सकते। लेकिन यूबिक्विनोन क्या है, एक मोबाइल करियर है। ओके, इसलिए ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जिधर भी हम इसे ले जाना चाहें इजीली मूव करेगा। और मूव करने के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने के बाद मेन पर्पस क्या है, लूज करने का, हाइड्रोजन्स को इधर लेकर आना। अगर हाइड्रोजन इधर आ गए तो क्या आएगा, ऑटोमेटिक ATP बन जाएगी इधर। ठीक है, अब दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू। ये सब हमने किया क्यों, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस चलाई क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट ऑफ ATP को जनरेट करने के लिए। सेकेंड, ये जो रिड्यूस कोएंजाइम बच्चे हैं यहाँ पे, NAD, FAD, ये क्या है, इनमें पहले क्या था, हिडन पोटेंशियल था। अभी सारा हिडन पोटेंशियल कहाँ के चला गया कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और जाने के बाद क्या हुआ, हमें ATP मिल गई, रिजल्ट मिला है। लेकिन ये जो NAD और FAD बचा है, ओके, ये फिर से रिसाइकल होगा, कहाँ जाने के लिए, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस चलाने के लिए। ओके, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में फिर से ये FAD और NADH जाएगा, फिर से क्या करेगा, रिड्यूस कोएंजाइम देगा। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, एक NADH
ये एक NADH है, एक NADH कितने H प्लस है, 1 2 3, 3 H प्लस है, 3 बार जाएंगे, 3 बार ऐड होंगे और कितनी ATP को जनरेट करेंगे, 3 ATP को जनरेट करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। अब यहाँ FADH को देखिए, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, दो बार अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जाएंगे, फॉस्फोराइलेशन होगा और कितना ATP मिलेगा हमें, 2 ATP मिलेगा। बिकॉज ऑफ वाई जो FADH2 होता है वो यूबिक्विनोन को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे F1 FADH कितने ATP देगा हमें, 2 ATP देगा। ओके ये हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात। ऐसे ही हमारे पास टोटल कितने हैं, देखिए यहां बताती हूं मैं आपको थोड़ा सा। हमने ग्लाइकोलाइसिस में कितने NAD बनाए थे, याद करिए। ग्लाइकोलाइसिस में हमने बनाए थे 2 NAD। ओके 2 NAD बने थे क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर हुआ था और वहां से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हुए थे। ड्यूरिंग क्रेब साइकिल हमने बनाए थे 3 NAD। ओके 3 बनाए थे और साथ में बनाया था एक FADH2। अब आप इनकी कैलकुलेशन करते हैं हम कि सिर्फ हमें रिड्यूस कोएंजाइम से कितनी ATP मिलेगी आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे हमें मिलेगी 6 ATP। ओके इससे मिलेगी 9 ATP, इससे मिलेगी 2 ATP। हो गया। अब ATP कितना मिल रहा था ग्लाइकोलाइसिस में हमें, 1 ATP, 2 ATP का प्योर प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। और इधर क्रेब साइकिल में हमें कितना ATP का प्रॉफिट हो रहा था, 2 ATP का। तीन NADH2 से 9 ATP, एक FADH2 से 2 ATP और 2 NADH2 से 6 ATP। और ये ग्लाइकोलाइसिस में जो प्योर ATP हमें मिल रही थी ये मिलेगी हमें 2 ATP, ठीक है।